अहमदनगर का किला, यह पहला पार्ट है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत की खोज का प्रथम अध्याय है। आप सभी जानते होंगे जवाहरलाल नेहरू जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं। नेहरू जी का योगदान आज़ादी के आंदोलन में रहा है और साथ ही साथ उन्होंने लेखन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पुस्तकें भारत को दी हैं। विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 6-7 दशक पहले लिखी गई जो ये पुस्तक है, ये आज भी प्रासंगिक है उन लोगों के लिए जो इस महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास को एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं। अहमदनगर का किला, इस किले में उन्हें कैद किया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। यह उनकी 9वीं जेल यात्रा थी और अंतिम भी। जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज़ किया गया, तब ब्रिटिश हुकूमत ने इसका दमन करने के लिए तमाम नेताओं को कैद कर लिया। नेहरू जी को 9 अगस्त 1942 को कैद करके अहमदनगर के किले में रखा गया और वो वहाँ 15 जून 1945 तक रहे। इसके बाद उन्हें आज़ाद किया गया। यह उनके जेल जीवन का सबसे अधिक समय था, 1041 दिन। वैसे उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के दौरान 3259 दिन व्यतीत किए हैं जेल में। जेल प्रवास के दौरान उन्होंने बागवानी जैसे छोटे मोटे काम भी किए। साथ ही साथ उन्होंने अपने समय का उपयोग करते हुए अपने विचारों को कलमबद्ध किया, यानी लेखन का कार्य किया। वो लिखते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा है। हमें यहाँ आए 20 महीने के से भी अधिक समय हो चुका है, लगभग 1.5 साल से अधिक। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। अर्थात जो मंथ का शुक्ल पक्ष है, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष अमावस्या के बाद प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक जाता है, यानी चंद्रमा बढ़ते क्रम में होता है। तो प्रतिपदा को तो चांद दिखाई ही नहीं देता है, बहुत ना के बराबर। दूसरे दिन यानी दूज का चांद दिखने लगता है और वो बड़ा ही आकर्षक होता है। साथ ही साथ एक आशावाद, आशा का भी संकेत करता है कि प्रकाश धीरे धीरे बढ़ेगा। तो नेहरू जी कहते हैं कि वो मुझे ये याद दिलाते हैं कि मेरे कारावास का यानी जेल का 1 महीना बीत गया, क्योंकि बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, कोई समाचार पत्र या कोई रेडियो से संदेश कुछ भी प्राप्त नहीं, घड़ी भी नहीं। तो चंद्रमा को की कलाओं को देख करके ही ये अंदाज लगाया जा सकता था कि ये अभी कौन सा दिन होगा। चांद मेरे बंदी जीवन यानी जेल जीवन का स्थायी सहचर साथी बन गया। वही मुझे इस बात की याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है। यानी जब चांद घटने के क्रम में होता है और अमावस्या के दिन पूर्णतः विलुप्त हो जाता है, तो चारों तरफ रात्रि में अंधेरा फैल जाता है, घना अंधेरा होता है। और ये प्रथम दिन और द्वितीय दिन का बढ़ते क्रम में जब चांद निकलता है तो एक नई आशा की किरण लेकर आता है कि उजाला जीवन में अवश्य आएगा। ये अहमदनगर के किले का दृश्य है। और जब उन्होंने स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्री के रूप में 1953 में अहमदनगर के किले की पुनः यात्रा की, तो वहाँ की जनता ने उनका स्वागत किया। वो उसमें वहाँ देखने के लिए गए थे। और आप देख सकते हैं इसमें रूम नंबर 8 है जो ऑक्यूपाइड किया है भारत सरकार ने। और ये 1942 से 45 तक का उनका जेल जीवन इस कोठरी में व्यतीत हुआ। दूसरा शीर्षक है यहाँ पर अतीत का भार। अतीत माने इतिहास। किसी भी समाज में या किसी भी देश में उसका एक अपना अतीत होता है और उससे इतिहास के जो होता है उसको लेकर के ही नया समाज आगे बढ़ता है। दूसरे जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया, यानी समय को व्यतीत करने के लिए अपने आप को रचनात्मक कार्यों में लगा दिया। अब वो किला
राज सत्ता का प्रतीक रहा, राजाओं का वहाँ उदय अस्त संघर्ष सब कुछ उनके किले में कैद है। उबड़ खाबड़ चीज़ें हैं, खंडहर बन गई हैं कुछ चीज़ें। तो वहाँ वो कहते हैं कि मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, क्योंकि लगातार युद्धों में वहाँ चीज़ें टूटी फूटी और वो वहाँ पड़ी हुई थी। क्योंकि यह इतिहास का एक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है। इसने अतीत में बहुत सारे युद्ध देखे हैं, राजमहलों में दुर्लभ संधियाँ देखी हैं। यानी एक राजमहलों में एक दूसरे को कम दिखाने के लिए, कमज़ोर दिखाने के लिए, उनको सत्ता से बेदखल करने के लिए, एक दूसरों को हटाने के लिए मुख्य धारा से बहुत सी षड्यंत्र रचे जाते रहे हैं। यह इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भले ही ना हो पूरे भारत के इतिहास में, लेकिन कुछ घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आज भी याद की जाती हैं। और वह उनमें से एक है चांद बीबी नाम की एक सुंदर और साहसी महिला की कहानी, जिसने अपने समय की सबसे शक्तिशाली शाही सेना अकबर की सेना का सामना किया। अकबर मुग़ल शासक था जिसने आधी सदी 50 वर्ष भारत में राज किया और मुग़ल शासन को बहुत ही मजबूती प्रदान की। बहुत ही शक्तिशाली शासक रहा। उसकी शाही सेना को यानी राजकीय सेना का सामना चांद बीबी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ किया, बड़ी ही वीरता के साथ। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास धोखे और षड्यंत्रों का रहा है। तो उसके ही किसी एक साथी ने हत्या कर दी चांद बीबी की, और वो अपने ही विश्वसनीय लोगों के द्वारा मारी गई। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से, कुछ गुंबद, कुछ इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले जो तोड़ दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि ना तो अधिकारियों ने, जो जेल के पदाधिकारी थे, उनसे उन्हें अनुमति नहीं मिली, मंजूरी नहीं मिली, और ना ही इस काम को करने के लिए पर्याप्त साधन थे, क्योंकि कस्सी से यानी फावड़ा और खुरपी से इतने बड़े मलबे को हटाना आसान नहीं है। तब वो कहते हैं कि मैंने कुदाल को छोड़ करके कलम उठा ली, यानी लिखने का काम प्रारंभ किया। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। यानी स्वतंत्र भारत का जो इतिहास होगा उसको लिखा जाना संभव नहीं है। और वो ये भी कहते हैं अपना एक तरह से शालीनता प्रदर्शित करते हुए कि ना तो मैं कोई पैगंबर हूँ या उसकी भूमिका निभाऊँ, और ना ही मैं भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ कि देश का भविष्य क्या होगा, लेकिन केवल मेरे हाथ में है अतीत। और मैं एक इतिहासकार भी नहीं हूँ कि उस विद्वता के साथ है और इतिहास के सभी पैमानों को साधते हुए मैं लेखन कर सकूँ। लेकिन वो कह रहे हैं कि फिर भी मैं अपने विचारों को, क्रियाकलापों को एक साथ संबद्ध स्थापित करके उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ या कुछ लिखने का प्रयास कर सकता हूँ। लेकिन सुधी पाठकों के लिए जो भी नेहरू जी ने लिखा बहुत ही महत्वपूर्ण था। एक नया नज़रिया था उनके लेखन में। एक महत्वपूर्ण विद्वान हैं गेटे, उन्होंने कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके मन में अनेक विचार उभर रहे हों और वो क्रमबद्ध नहीं हों, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हों, तब आप उन्हें चुपचाप लिख दीजिए, जिससे आप उस इतिहास से या उस विचारों से मुक्त हो जाते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा भी है। आप सभी भी जब कभी बच्चों को कोई चीज़ परेशान करने लगे तो आप उसे कहानी के रूप में या किसी रूप में आप या पोएम के रूप में आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। दूसरा शीर्षक है अतीत का दबाव। जैसा कहा जा सकता है कि अतीत का जो दबाव है वो हिंदुस्तान में हमेशा से रहा है और आज भी है। स्वतंत्र भारत में हम 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं इस वर्ष। हम अतीत के दबाव से आज भी मुक्त नहीं हो पाए हैं और ना हो सकते हैं, लेकिन हाँ, हम अब इससे थोड़ा बहुत मुक्ति पाने का प्रयास करना तो अवश्य चाहिए। दबाव भला हो या बुरा, दोनों तरह से हमें अभिभूत करता है, प्रभावित करता है। यानी इतिहास में चाहे अच्छे काम हुए हों और चाहे बुरा समय रहा हो,
वो दोनों तरह से प्रभावित हमें करता है। कभी कभी ये दबाव इतना दम को घोंटने वाला हो जाता है, यानी हमें परेशान करने वाला हो जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं। क्योंकि भारत की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यता है, ये भारत और चीन की सभ्यता बहुत ही प्राचीन सभ्यताएं हैं, और हम उस पूरी सभ्यता में जो हमने विकास किया भारतीय समाज ने, उसका दबाव हमारे ऊपर हमेशा रहता है, अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का। जैसे अब मैं बुरी चीज़ों का एक उदाहरण आपको बताऊं, सती प्रथा। सती प्रथा से आज हमारा देश मुक्त हो चुका है, लेकिन जब भी हम अतीत को कुरेदते हैं तो हमें बार बार ये सवाल वहाँ मिलता है कि भारत जैसे इतनी प्रगतिशील समाज ने ऐसी क्रूर जो प्रथा को कैसे जन्म दिया और कैसे इस चीज़ को सहा। कभी किसी के मन में इससे उबरने का प्रयास नहीं हुआ, कभी उसे चिता में जलती हुई महिलाओं की चीखें सुनाई नहीं दी। ये क्रूर प्रथा कहाँ से आ गई? तो ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा जब भी हम अपने इतिहास का अवलोकन करेंगे। मैंने एक इसे उदाहरण देकर आपको समझाया। आखिर मेरी विरासत क्या है, मैं किन चीज़ों का उत्तराधिकारी हूँ? मैं का मतलब हम हिंदुस्तान वासी, हम किस चीज़ों के उत्तराधिकारी हैं? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया? यानी सभ्यता का विकास जैसे जैसे क्रम में हुआ और जो जो चीज़ें हमारे इतिहास के साथ जुड़ती चली गईं, उन सभी चीज़ों के हम उत्तराधिकारी हैं। उन तमाम विजयों के उल्लास के भी उत्तराधिकारी हैं जो हमारे भारत ने हासिल की थी, और उन पराजयों की दुखद यंत्रणा के भी, जहां हमने अपनी ही गलतियों से पराजित हुए या अपने ही लोगों के द्वारा दिए गए षड्यंत्रों और धोखों से पराजित हुए। मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों की शुरुआत, जिनकी शुरुआत युगों पहले हो गई थी, वे अब भी जारी हैं। क्या वो चीज़ें भी हमें आकर्षित करती हैं? मैं इन सब का वारिस अर्थात उत्तराधिकारी हूँ। साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। यानी मानव सभ्यता का विकास जब से भी हुआ, हमारा प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। वेदकालीन समाज से अब तक की प्रगति का हमें कहीं ना कहीं हमें ज्ञान है, हमारे पास इसके दस्तावेज हैं, और वो चीज़ें हमारे सामने हैं कि किस तरह से भारतीय आर्य सभ्यता का विकास धीरे धीरे पूरे समाज में हुआ। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता, पूरी तरह से अलग नहीं होता। कहीं ना कहीं एक सूत्रता होती है, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है, यानी हमारे समाज में, हमारे शरीरों में समाई हुई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और भावी रूप भी बनेगा, जिससे हम कहते हैं हम भारतीय हैं और हमें भारतीय होने का एक गर्व है। तो भारतीय होने का मतलब ही ये है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, उन सब की विरासत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में, यानी नेहरू जी कह रहे हैं कि उनके मन में घर किए थी, यानी बैठी हुई थी। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय कठिन है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल को शब्दों में समेटना बहुत जटिल काम है। और वो कह रहे हैं कि मुझे भय भी पैदा होता है। मुझे लगता है कि मैं इतनी बड़ी विरासत का सतही तौर पर ही स्पर्श कर सकता हूँ, यानी थोड़ी बहुत छू सकता हूँ। ये नेहरू जी की एक शालीनता थी, अन्यथा वो बहुत ही विद्वान थे और उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारे लिए अमूल्य धरोहर हैं। अब हम क्रमशः अगले चैप्टर की ओर भी बढ़ेंगे, जो मैं अगली वीडियो में आपको तक पहुंचाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसे सुना होगा। यदि आप इसे सुनते हैं तो भी मुझे भी उत्साह मिलेगा कि मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूं और जो आप बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचें। धन्यवाद।